अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं डॉक्टर उस्मा अली, प्रोफेसर, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, अभी इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। और ये लाइव प्रोग्राम है हमारा जो हमने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था, जो कि डिप्रेशन के टॉपिक से है। इसका टॉपिक है डिप्रेशन। तो हम आज जो है हम बात करेंगे डिप्रेशन पे, और डिप्रेशन किस तरह से क्या उसकी अलामात क्या होती हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, और किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। तो अभी थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं ताकि कुछ लोग और भी यहाँ पर ज्वाइन कर लें। तो ये लाइव प्रोग्राम्स का सिलसिला हमने कुछ दिन पहले ही हमने शुरू किया था, क्योंकि होप हमें ये था कि शायद लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और फिर हम जा सकेंगे, डिफरेंट ले सकेंगे ट्रीटमेंट भी, और बाकी लोग भी इंस्टीट्यूट आ सकेंगे। लेकिन चूँकि मर्ज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना वायरस 2019, और इस पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है बढ़ रहा है। तो अभी हमें इसी कंडीशन में ही रहना है और इन्हीं असूलों को फॉलो करना है, एहतियात करनी है, घरों के अंदर रहना है। जितना हम फिज़िकली बाहर नहीं निकलेंगे, घरों में रहेंगे, तो हम इस जो डिज़ीज़ है, वायरस है, इससे हम बच सकेंगे। और हमारी वजह से अगर हम नहीं निकलेंगे तो दूसरे लोग भी बच सकेंगे। तो जो डॉक्टर्स कहते हैं हमें उसे फॉलो करना है, और आगे हमें नहीं पता कि ये कितना लंबा चलेगा, तो हमें इसको आदत बना लेनी है, हमें इससे यूज़ टू हो जाना है। और जो जो भी प्रॉब्लम आते जाएंगे उस पर हम कुछ ना कुछ सीखेंगे भी, और हम आगे बात भी करते जाएंगे। तो डिप्रेशन के हवाले से मैं बात करूंगी कि डिप्रेशन नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं लोगों से कि डिप्रेशन हो गया, ज़रा सी कोई बात हो जाती है, कोई इवेंट हो जाता है और हमें कोई नुकसान पहुंच जाता है, या हम थोड़ा लो फील करने लगते हैं, तो हम ये लिबलाइज़ करने लगते हैं कि डिप्रेशन हो गया है। एक तो डिप्रेशन नॉर्मल चीज़ है, यानी हम नॉर्मली हमारा मूड कभी अप एंड डाउन हो जाता है। ह्यूमन नेचर है कि वो हर वक्त एक मूड के अंदर नहीं रहती है, या उसके इमोशंस जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं। तो डिप्रेशन भी जो है एक साइकोलॉजिकल बीमारी भी है, एक इमोशन का भी नाम है। बीमारी हम उसको कब कहते हैं, इसकी कुछ अलामात हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। जब वो ज़ाहिर हो जाती है अलामात, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये बीमारी है। क्या क्या अलामात जो हैं इसकी हमें अगर पता हो तो हम उस वक्त रजू कर सकें डॉक्टर्स के पास। तो डिप्रेशन में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो मरीज़ है डिप्रेशन का, उसका जो इंटरेस्ट है, जो काम वो पहले बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ जो है वो करता था, अब वो काम जो है वो अपने दिलचस्पी के साथ नहीं कर रहा, यानी उन चीज़ों में उसको मज़ा नहीं आ रहा है। और जो बिल्कुल भी हर तरह के काम, चाहे वो घर के काम हो, चाहे घर से बाहर के, जहाँ वो जॉब पे जाता है या जाती है, या स्कूल अगर वो जाता है या जाती है, या दूसरे मामलात हैं, उन सब कामों में जो उसका दिलचस्पी है वो बिल्कुल उसकी कम हो जाए। जी बिल्कुल, आप क्वेश्चन यहाँ पर लिख दीजिए, मैं अपनी बात ख़त्म करने के बाद आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं दे दूँगी। वालेकुम अस्सलाम, आप लोगों ने ज्वाइन किया, सदफ़ ने, हमज़ा, शाह ने, थैंक यू वेरी मच। और भी जो लोग अभी ज्वाइन करते जाएंगे और जो बाद में भी इस प्रोग्राम को सुनेंगे, तो उन सबको मेरा सलाम। ये प्रोग्राम जो है इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऑफिशियल पेज पे भी आ रहा है। इसके अलावा हमारा जो एक दूसरा इदारा है, ट्रस्ट ऑफ डॉक्टर फ़ारूक ज़हूर अहमद, ट्रस्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसको भी जो है एज अ डायरेक्टर मैं मैनेज करती हूँ। तो उस पर भी ये प्रोग्राम जो है आ रहा है। और इसके अलावा हमारे जो दूसरे पेजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी, उसकी मैं बोर्ड मेंबर हूँ। ये प्रोग्राम वहाँ पर भी शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं डिप्रेशन की बात कर रही थी कि दो सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट है। एक तो ये कि लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ प्लेयर, यानी बिल्कुल मज़ा नहीं आना किसी भी चीज़ में, और दिलचस्पी ख़त्म हो जाना। ये अलामात अगर 2 हफ्ते तक रहती हैं तो ये सिग्निफिकेंट अलामात हैं डिप्रेशन के होने की। इसके अलावा जो है डिप्रेस मूड, यानी डिप्रेस मूड होना, यानी सैड फील करना, या चीज़ों के बारे में हमें उदासी महसूस होना, या हर चीज़ जो है बुरा लगना, या इसमें रोना भी आता है जब डिप्रेशन फील होता है, या मूड लो होता है, कुछ भी काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो उसमें बहुत ही हर चीज़ बुरी लग रही होती है। इस तरह का मूड जो है वो अगर 2 हफ्ते तक रहे। इसके अलावा जो है नींद का डिस्टर्ब हो जाना, या तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है डिप्रेशन में, या फिर नींद बिल्कुल कम आ जाती है, यानी इतना कम आप सो रहे होते हैं कि आपको नहीं लगता कि नींद पूरी हुई है, और अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते। बहुत ज़्यादा सोने के बाद भी जो है एक अच्छी स्लीप नहीं होती है, उठने के बाद भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, या फिर रात में बार बार जो है
जब आप सो रहे होते हैं तो आँख खुल रही होती है, और सुबह भी जब आप उठते हैं तो थके हुए होते हैं, आपको लगता है कि प्रॉपर स्लीप जो है नहीं पूरी हुई, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और आप बहुत ज़्यादा सो रहे होते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन में वेट का गेन होना, यानी वज़न का बढ़ना। वज़न बढ़ना, कभी कभार ऐसा होता है कि वज़न बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, आप डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि बिल्कुल भूख नहीं लगती, कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा होता, वज़न घटने लग जाता है। ये भी एक डिप्रेशन की अलामत है, और ये 2 हफ्ते तक अगर रहे तो हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन है। इसके अलावा जो है कामों के ऊपर जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाना, यानी काम जो भी कर रहा होता है मरीज़, उसकी तवज्जो नहीं रहती है काम पे, और बहुत ज़्यादा सोचें नेगेटिव या मनफी सोचें आ रही होती हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स भी रहें, काम पे तवज्जो ना रहे, बहुत ज़्यादा मनफी सोचें भी आएँ, तो हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन का जो है वो शिकार है। इसके अलावा कभी कभार ये होता है कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगना, अपने आप को बहुत ही कम हैसियत के समझना, अपनी हैसियत को कम समझना, जैसे कि लो सेल्फ इस्टीम जिसे हम कहते हैं, लो सेल्फ वर्थ कहते हैं जिसे। और इसके अलावा साथ साथ कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपने बारे में मरने के ख़यालात आना, अपने आप को मार देने के ख़यालात आना, या डेथ से रिलेटेड जो है ख़यालात आना, ये भी एक डिप्रेशन की जो इलामत है वो समझी जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर रहते हैं 2 हफ्ते तक, तो फिर हमें मुसलसल रहने के बाद हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पेश आती है। अगर ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए हम माहिर नफ्सियात जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम साइकोथेरेपी करते हैं, और उससे अगर ये माइल्ड लेवल का या मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन है तो ये सॉल्व हो जाता है साइकोथेरेपी से। और अगर ये सिवियर है, यानी इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं कि किसी को यानी मरने का ख्यालात आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के, या फिर इसके साथ साथ कभी कभार साइकोटिक फ़ीचर भी होते हैं। साइकोटिक फ़ीचर्स का मतलब है जो आपकी ख्वास हमसा है या सेंसेस हैं, उनके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है, जैसे कि कुछ दिखाई देने लगता है, वो चीज़ें जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रही वो दिखाई देने लगती हैं, या कुछ सुनाई देने लगता है, या हाथों पे या पैरों पे या जिस्म के ऊपर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है, या पेट के अंदर कुछ इस तरह की सेंसेशन फील होती है जो कि नॉर्मली आपको महसूस नहीं हो रही होती। इस तरह के सिम्टम्स अगर होते हैं तो भी फौरी तौर पे डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत होती है ताकि वो दवा दे, क्योंकि जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो जो हमारा ब्रेन है उसके कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कम या ज़्यादा होने की वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो आ जाते हैं, उनके लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, डोपामिन, ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो उसमें केमिकल बैलेंस को ठीक करने के लिए जो साइकेट्रिस्ट जो है एमबीबीएस डॉक्टर होता है, हमारे जो कराची में और कराची से बाहर दुनिया के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर वो साइकेट्रिक डॉक्टर्स होते हैं जिनको दिखाने की ज़रूरत होती है ताकि वो दवा दें, और दवा देने के बाद जो है डिप्रेशन जो है उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो सके। उसके अलावा साइकोथेरेपी जो कि एक बातचीत के ज़रिए हम इलाज करते हैं, उस पर मैं अभी लेटर ऑन बात करूँगी, उसके ज़रिए भी डिप्रेशन जो है उसका इलाज किया जाता है और वो चीज़ें जो है ठीक हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ किसी ने सवाल किया, इफ़ वी आर स्लीपिंग लेट, स्लीप बहुत देर से आती है, इट्स नॉट नॉर्मल शेड्यूल बट टेक अ कंप्लीट स्लीप इन मॉर्निंग, इज़ इट नोटिस। अच्छा ठीक है, अगर तो आपका शेड्यूल ही, पैटर्न ही ऐसा है कि आप देर से सोने के आदी हैं और सुबह में अपनी नींद को पूरा कर लेते हैं, और जब उठते हैं तो आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं, तो ये एक सिर्फ ये डिप्रेशन की अलामत नहीं है। नॉर्मली जो डॉक्टर्स कहते हैं, वो कहते हैं कि 8 घंटे जो स्लीप है, जो रात की स्लीप है, वही हमारे लिए बेहतर होती है, क्योंकि हमारा एक अपना बायोलॉजिकल सिस्टम है। जब पूरा दिन हम घर के काम यानी अपने जो काम काज हैं वो कर रहे होते हैं, हम अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो अंजाम दे रहे होते हैं, पूरा दिन हम बिज़ी रहते हैं, और जब रात को सोने का टाइम होता है उस वक्त हम कोई ऐसे काम करने लगते हैं जो हमें नहीं करने होते, जैसे मोबाइल फ़ोन पे आजकल बहुत सी वीडियोस चल रही थी, लोग वो देखना शुरू कर देते हैं, अपने असाइनमेंट्स लेके बैठ जाते हैं, या फ़ोन पे बातचीत करना शुरू कर देते हैं, या कुछ भी और ऐसा सोचना, सम टाइम नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही होती है, और फिर बहुत लेट जो है जाके नींद आती है। तो स्लीप डिस्टर्बेंस वन सिम्टम है डिप्रेशन का, लेकिन अगर दूसरे सिम्टम नहीं है, या डिप्रेस मूड नहीं है, या लैक ऑफ प्लेजर नहीं है,
आपको बाकी कामकाज करना, सब कुछ करना अच्छा लग रहा है, या अगर आप जाग भी रहे हैं, देर तक काम करना अच्छा लग रहा है, तो वो डिप्रेशन की वजह से नहीं है। वो स्लीप जो है आपके कंट्रोल में है, आप चेंज करना चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा अपना पैटर्न जो है वो चेंज करना पड़ेगा। यानी अर्ली अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो, और दोपहर में आप नहीं सोते हैं, तो रात को डेफिनेटली फिर आपको नींद जो है, अच्छी नींद आने के चांसेस हो सकते हैं। We all do activities involved in baking that we enjoy, but at night we thought that a life we bake, eat and finish. What life is? Okay, इस पे हम बात करेंगे कि लाइफ क्या है, हमें पर्पस यानी ज़िंदगी का क्या पर्पस हो सकता है। हम अभी मैं उस पर बात करूँगी कि ज़िंदगी का जब तक कोई पर्पस नहीं होता, सिर्फ हम डेली रूटीन के काम कर रहे होते तो हमें लगता है कि ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो हमें अपनी थॉट जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, जब मैंने सिम्टम की बात की है, जो अभी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ये सिम्टम्स सिर्फ अगर ये सिम्टम्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन है, जिसमें हमें साइकोथेरेपी की और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर कोई दवा लेने की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, यानी अगर कोई ड्रग का आदी है, ड्रग एडिक्शन की जो ड्रग्स हैं वो ले रहा है, या कोई ऐसी दवा जो डॉक्टर ने उसको सजेस्ट की है उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, तो फिर हम इसको और तरह से ट्रीट करेंगे। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई फिज़िकल बीमारी होती है, जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कोई और क्रॉनिक इलनेस है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन के जो है वो सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी हमें फिर अलग से डिप्रेशन को ट्रीट किया जाता है। और वो सिंपल जो एक डिप्रेशन क्लिनिकल डायग्नोसिस है डिप्रेशन का, वो उससे अलहदा होता है। तो उसका ट्रीटमेंट और इसके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फिर फ़र्क होता है। हमें उन जो बीमारी है, जो फिज़िकल बीमारी है, उसको साथ लेके फिर हमें जो मरीज़ है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हमें करनी होती है। अच्छा, इसके साथ साथ डिप्रेशन में जैसे हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, काफ़ी लोगों के अंदर जो है वो डिप्रेशन पाया जाता है, जिसमें औरतों के अंदर भी ये डिप्रेशन पाया जाता है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि औरतें जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से भी गुजर रही होती हैं। जैसे कि जब अब बच्चों की पैदाइश होती है तो उसके पैदाइश के दौरान भी वो डिप्रेशन, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आती हैं तो डिप्रेशन के सिम्टम्स उसमें आ सकते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद यानी 1 महीने तक जो 4 वीक्स होते हैं उसके अंदर अंदर भी सम टाइम डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर 4 वीक्स के बाद भी रहते हैं तो फिर हमें क्लिनिकल जो है साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत होती है। कभी कभार ये होता है कि जो सीजनल डिप्रेशन हम कहते हैं कि डिफरेंट जो सीजन्स होते हैं उनमें डिप्रेशन, फॉर एग्जांपल सिर्फ सर्दियों में ज़्यादा डिप्रेशन होता है, या ऐसे मुल्कों में जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है उन मुल्कों में डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है। तो उसमें भी हमें सम टाइम डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? एसोसिएशन होती है सम टाइम। अच्छा, ये साथ साथ सवालात आ रहे हैं, भी साथ साथ मैं लेती जाती हूँ। डिप्रेशन, गुस्सा, सैड मूड, डर, खौफ करने के लिए भी बताइए। ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगी आपको। इस टाइम सऊदी अरब में शहर ताइफ में हूँ। पहले एनर्जी थी और मेरे डॉक्टर साहब ने मुझे डायरेक्ट डिप्रेशन की टैबलेट दी थी। स्केल CR25। मुझे पहले नवंबर दिसंबर में बेचैनी, गुस्सा था। अब इन दिनों घर में बैठने से काफ़ी उलझन हो रही है। मेरे पास टैबलेट 2 महीने की है। नींद मेरी बिल्कुल सही है। दवा के बगैर मुझे कुछ और हल बताएं ताकि मैं इसको कवर कर लूँ। जी, अभी मैं इस पे आ रही हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसके हल मैं बता दूंगी, ताकि पहले हम ये जान लें कि डिप्रेशन होता है कि अगर आप सिम्टम्स के बारे में आपको ठीक पता हो तो फिर आप उसकी और रीजंस के बारे में भी सही पता हो तो फिर आप उसको ट्रीट भी कर सकते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अच्छा, इसकी डिफरेंट कॉजेज़ क्या होते हैं? डिप्रेशन डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से होता है, यानी बिला वजह में कभी कभार हमें अगर लगता है कि मैं बिला वजह में डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ, तो वो बिला वजह में नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। वो रीज़न बायोलॉजिकल भी होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है, सोशल भी हो सकती है, साइको सोशल भी हो सकती है। बायोलॉजिकल का मतलब है कि जो उसके केमिकल्स लेवल है उसमें तब्दीली आ जाती है जिसकी वजह से डिप्रेशन कॉज करता है। जेनेटिकली भी होता है, अगर पेरेंट्स में है तो वो बच्चों में या फैमिली में ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो है कभी कभार ये होता है कि बच्चों के साथ बचपन में जो वालिदैन हैं वो इस तरह का रवैया रखते हैं, या बच्चों को बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, या बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, या फिज़िकली या सेक्सुअली सम टाइम कुछ और लोग जो हम बहुत से केसेस बच्चों के सुनते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के भी, उसकी या ट्रॉमा ऐसा हो जाता है, कोई डेथ्स हो जाती हैं
लाइफ में फेलियर हो जाता है, बुलिंग हो जाती है स्कूल में बच्चों के साथ, जब बुरा सलूक दूसरे बच्चे बुरा सलूक करते हैं या उनके राइट्स उनको नहीं दिए जाते या बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है। तो ये जो छोटे छोटे सी बातें होती हैं, ट्रोमास होते हैं, ये कॉज करते हैं आगे फर्दर डिप्रेशन को, क्योंकि इनकी वजह से जो है इंसान अपने आप को इस एहसास से कमतरी में समझना शुरू कर देता है। वो उसकी सेल्फ इस्टीम जो है वो लो होना शुरू हो जाती है और वो डरने लगता है चीज़ों से, और लोगों से बात करते हुए, मिलते हुए, अब कुछ नया कुछ करते हुए, ट्रस्ट करते हुए वो डरने लगता है और अपने आप को वो कम मायत का समझता है या अपने आप को लो समझता है, अपनी सेल्फ इस्टीम उसकी कम होने लगती है या अपने बारे में वो बुरा समझता है या कमतर समझता है और लोगों से, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो ये जो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं या लोगों का उसके साथ बुरा सलूक जो बचपन में या स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में किया गया होता है, या फेलियर्स जो उसकी लाइफ में आ रहे होते हैं, ये फर्दर डिप्रेशन को आगे जो है वो कॉज करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ नेगेटिव थिंकिंग जो है ये बहुत रोल प्ले करती है डिप्रेशन को कॉज करने में। नेगेटिव थिंकिंग क्या है? यानी अपने बारे में और दूसरे लोगों के बारे में और जो हमारी वर्ल्ड है उसके बारे में मनफी सोच रखना। अच्छा, ये एक और सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, रियल लाइफ प्रॉब्लम की वजह से होने वाले डिसऑर्डर डिप्रेशन को डील करने का तरीका क्या होगा? कौन सी थेरेप्यूटिक मेथड इफ़ेक्टिव होगा? अच्छा, रियल लाइफ प्रॉब्लम की वजह से डेफिनेटली जो मैं अभी जो बात कर रही हूँ कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास हो जाते हैं या हम फेल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशंस हो जाती हैं, आपके लव्ड वन की डेथ्स हो जाती हैं सम टाइम, या डिवोर्स हो जाती है या कुछ भी और इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। तो सम टाइम तो ये होता है कि हम उससे कोप अप कर लेते हैं, हम निकल आते हैं उन चीज़ों से बाहर, और कभी कभार ये होता है कि हम उसी वाक़ये के अंदर रह जाते हैं, बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हम वहाँ से हम उसको लेट गो नहीं कर पाते, हम वहाँ से छुटकारा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है फिर हमारी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव हो जाती है, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हमारा मूड लो हो जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट डिफरेंट चीज़ों के बारे में नहीं रहता है। मैं इसी पे अभी बात कर रही हूँ कि बेसिकली होता क्यों है। हमारा जो थॉट्स हैं नेगेटिव, कॉग्निटिव कुछ एरर्स होते हैं, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। वो थिंकिंग पैटर्न्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बारे में इनएडिक्वेट समझना, खुद को नेगेटिव समझना। जब कोई काम करने के लिए हम इरादा करते हैं और वो काम करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हम जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा शख्स जो कि अपने बारे में समझता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो जब वो काम करना शुरू करेगा तो उसकी ये नेगेटिव थिंकिंग जो है वो पॉपअप हो जाती है। अगर कोई उसको क्रिटिसाइज कर दे या अगर कोई उसको बुरा भला कह देता है या उसका काम में अगर कोई एक पॉइंट भी बुरा गलत निकल आता है और उसको कोई क्रिटिसाइज़ कर देता है, तो वो अपने बारे में वो जो नेगेटिव सोच उसकी थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो ट्रिगर हो जाती है। जब वो सोच ट्रिगर होती है तो वो फर्दर अपने बारे में नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और उसका जो इमोशन है, यानी उस सोच के साथ साथ उसका जो इमोशन है वो भी नेगेटिव हो जाता है और फिर उसका जो बिहेवियर है वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है, हमें अपनी थिंकिंग को तब्दील करने की ज़रूरत है, थिंकिंग को चैलेंज करने की ज़रूरत है। थिंकिंग नेगेटिव कौन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल माइंड रीडिंग एक नेगेटिव थिंकिंग है कि फ़लाना मेरे बारे में बुरा समझता है या फ़लाने ने मेरा फ़ोन जो है वो जानबूझ के नहीं उठाया। यानी एक लड़की है, किसी को फ़ोन करती है, अपनी किसी सहेली को या दोस्त को, और वो आगे से टेलीफोन अगर नहीं उठाती और वो ये सोचने लगती है कि उसने मेरा फ़ोन जानबूझ के नहीं उठाया, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, तो ये हम कहते हैं कि ये माइंड रीडिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है। यानी इसमें हम क्या करेंगे? इस थिंकिंग को हम चैलेंज करेंगे। चैलेंज हम कैसे करेंगे? अगर वो ये कह रही है कि उसने मेरा फ़ोन जानबूझ के नहीं उठाया, तो चैलेंज करने का तरीका क्या होगा? अच्छा, आपको कैसे पता चला कि उसने आपका फ़ोन जानबूझ के नहीं उठाया? तो हम वो एविडेंस जो है वो जनरेट करना शुरू करते हैं कि क्या एविडेंस है कि उसने आपका फ़ोन जो है वो जानबूझ के नहीं उठाया था। और इसके अलावा सम टाइम ये भी होता है हम चीज़ों को ओवर जनरलाइज जो है वो हम करने लगते हैं। ओवर जनरलाइज का मतलब है कि हर चीज़ के बारे में ये सोचना कि जो भी कुछ हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है या मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है। अच्छा, मेरे साथ तो हमेशा, जो हमेशा वाला वर्ड है ये हमेशा नहीं होता। यानी कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ काम ऐसे भी किए होंगे जो लोगों को पसंद आए होंगे, या कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने जो भी कुछ किया था किसी और ने आपकी तारीफ़ भी की थी, या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे वाक़यात भी आए थे।
हमेशा बुरे वाक़यात नहीं होते, अच्छे बुरी दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग उस वक्त होगी जब हम ये कहेंगे कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो हमेशा कभी कुछ नहीं होता है। हाँ, कभी ऐसा हुआ था या उस वक्त ऐसा हुआ था, तो हमें स्पेसिफिक की तरफ जाना है। जब हम ओवर जनरलाइज कर रहे होते हैं, हमेशा जो है ये ओवर जनरलाइजेशन के बारे में, यानी ये डिस्टॉर्शन है ओवर जनरलाइजेशन का, तो हमें वहाँ से स्पेसिफिक की तरफ आना है। हमें सिर्फ उस चीज़ के बारे में या उस वाक़ये के बारे में जांच पड़ताल करनी है, उसका एनालिसिस करना है जिससे रिलेटेड वो थॉट है, उसको हम लेके चलेंगे आगे, उसको तब्दील करेंगे कि अगर वो ऐसा हुआ था तो हो सकता है उसका कोई ना कोई रीज़न हो। अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया तो हो सकता है वो घर पे ना हो, या उसका फ़ोन ख़राब हो, या उस वक्त वो मसरूफ़ हो इसलिए उसने जवाब ना दिया हो। तो हम डिफरेंट तरह से एंगल से चीज़ों के बारे में जब सोचने लगते हैं, चीज़ों को और पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो हमारी थिंकिंग जो है वो तब्दील होने लगती है और हमारा बिहेवियर भी उसकी वजह से जो है तब्दील होता है। और अच्छा, किसी ने साथ में ये भी होता है सम टाइम हम चीज़ों को बिल्कुल या तो मिनिमाइज़ कर देते हैं या मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ का मतलब है कि मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, या मुझे तो कभी भी खुशी नहीं मिली। अब ये कभी भी ना, कभी भी का ना का क्या मतलब है? यानी ज़िंदगी में बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं। आप खुद अगर अपना पीछे से जायज़ा लें और नोट करें, एक नोटबुक निकाल लें, पेपर पेंसिल ले लें और लिखना शुरू करें कि ज़िंदगी में कब ऐसा हुआ हो कि आप हंसे हों, या ज़िंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ था कि आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा किया था, या ज़िंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ था कि आपको किसी ने कुछ दिया, या किसी को आपने कुछ दिया, या आपने कोई अच्छा काम किया। आप उन इवेंट्स को अपने सामने लेकर आएँ, तो आप अपनी इन थिंकिंग को जो ये हम कहते हैं कि मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। या मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, या मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता। ये दोनों थिंकिंग्स जो हैं ये थिंकिंग एरर्स हैं जो कि लीड करते हैं डिप्रेशन को, जिन्हें हमें चैलेंज करने की, हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल लिखा हुआ है, हाउ टू स्टॉप नेगेटिव ओवर थिंकिंग। ये अभी जो मैंने आपको बताया है कि हम चैलेंज करना शुरू करेंगे अपनी थॉट्स को, तो हम उसको चेंज या तब्दील कर सकते हैं। मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ, बाहर जाने से डर लगता है, एक्सीडेंट ना हो जाए, किचन के काम भी नहीं कर पाती, वीकनेस कभी लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। मैडम मुझे कोई तरीका बताइए जो मेरी जान छूटे मेडिसिन से, डिप्रेशन से। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप अपनी थिंकिंग को चैलेंज करना या आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि क्या सोच रहे हैं, अपनी थिंकिंग को तब्दील करना शुरू करें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो सोचना शुरू करें। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, या हमेशा मैं नहीं कर पाती हूँ कोई काम, जैसे अभी आपने कहा ओवर थिंकिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जो है आप सोचना शुरू कर देती हैं। तो सम टाइम ये होता है कि हम अपनी थिंकिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं। हम स्टॉप कैसे करेंगे? अपना ध्यान हम किसी और चीज़ में लगा देंगे, या हम अपना, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है वो लीड करती है हमारे बिहेवियर को। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव हो जाता है। तो बजाय अगर हमें लग रहा है कि हम थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम अपने बिहेवियर आपके कंट्रोल में होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल कमरे में बैठी सोचे जा रही हैं, तो उसका हल ये है कि आप अपना बिहेवियर तब्दील कर लें। आप कोई दूसरा काम करना शुरू कर दें, नहीं भी दिल चाहता फिर भी आप वो करना शुरू कर दें। उस काम करने से आपकी वो जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी थिंकिंग जो है वहाँ से चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो थिंकिंग और बिहेवियर दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। हम चाहे अपना बिहेवियर चेंज करना शुरू कर दें, अगर पूरा दिन आप कुछ नहीं करती, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा, तो आप अपनी चीज़ों को शेड्यूल बनाना शुरू कर दें। यानी सुबह जब आप उठती हैं, सुबह 8 बजे या 9 बजे, उस वक्त देखें कि आपको क्या काम करना है, फिर दोपहर में क्या करना है, शाम में क्या करना है, रात में क्या करना है। अपने कामों को स्टेप्स में डिवाइड कर लें, छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर, और जो काम आप इजीली कर सकती हैं उन कामों को आप पहले रखिए, जो काम आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उन कामों को आप बाद में रखें, और फिर स्टेप बाय स्टेप उन कामों को करना जो है स्टार्ट करें। अच्छा, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को बेनिफिट या अप्रिसिएशन नहीं दे रहे होते। जब आपको लगता है कि कोई काम हो गया है तो उसको अप्रिशिएट करें। यानी अगर हम कहते हैं कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, शाबाश, यानी वेल डन, अपने आप को अप्रिशिएट करना जो है वो स्टार्ट करें, ताकि आपको अंदर से जो है एक खुशी मिले और आपको अच्छा लगने लगे, और आपको ये भी लगे कि आपने जो काम सोचा था वो आपने कर लिया। तो छोटे छोटे काम करने से भी आपका जो बिहेवियर है वो तब्दील होने लगेगा, और आपकी जो थिंकिंग है वो भी चेंज होने लगेगी।
हाउ टू ओवरकम एंजाइटी अटैक विदाउट टेकिंग मेडिसिन। अच्छा, एंजाइटी जो है इसके ऊपर अभी 2-3 सवाल लोगों के आए हैं। हमने प्रोग्राम रखा है फ्राइडे को जो कि एंजाइटी से ही रिलेटेड है। आप वो अटेंड कीजिएगा फ्राइडे 4 बजे। मेरी कुलीग जो है डॉक्टर सोबिया वो लेंगी ये प्रोग्राम एंजाइटी का। हम आज जो है हम डिप्रेशन पे बात कर रहे हैं। एंजाइटी समटाइम एंजाइटी और डिप्रेशन एक दूसरे का पार्ट भी होता है। एंजाइटी में हम फ्यूचर से रिलेटेड हम सोच रहे होते हैं कि फ्यूचर कुछ ना कुछ हो जाएगा, और डिप्रेशन में हम अपने माजी को लेके बैठ जाते हैं, माजी को जाने नहीं दे रहे होते। तो हमें क्या करना है, अपने माजी को लेट गो करना है, भुलाना है, और हमारी जो माजी में गलतियाँ हुई हैं या जो हमें फेलियर्स मिले हैं उनसे हमें सबक सीखना है। क्योंकि हमें लगता है कि ज़िंदगी में यानी फेलियर और जो पासेस हैं यानी दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत से मामलात में हम पास भी होते हैं, हम कामयाब भी होते हैं, और कुछ मामलात में हम नहीं कामयाब उस तरह से होते हैं, हमारा वो काम वैसा नहीं होता जैसे हमने सोचा हुआ होता है। मैं ये समझती हूँ कि फेलियर कुछ भी नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम उसको जिसको फेलियर समझ रहे होते हैं उस तरीके से हम कुछ नया तरीका बनाना जो है सीख लेते हैं, और अगली दफ़ा हम वो काम किसी दूसरे तरीके से करते हैं। इसकी एक मिसाल बिल्कुल यही है कि जब एडिसन से पूछा गया कि उसने वो बल्ब कैसे बनाया था, तो उसने कहा कि मैंने 100 तरीक़ों से सीखा कि बल्ब कैसे बनता है। तो यानी 100 टाइम्स उसने पहले बनाया बल्ब को, और फिर जो 101 दफ़ा था वो कामयाब बना था वो बल्ब, वो तरीका कामयाब साबित हुआ। तो 100 तरीके ऐसे थे जिनसे उसने लर्न किया। तो ज़िंदगी में हम लर्न करते हैं अपने फेलियर्स के साथ, हम उनसे सबक सीखते हैं, हम वो गलती फिर से नहीं दोहराते जो हमें लगता है कि ये हमें फेलियर की तरफ लेके जा रही है, या जो हमारी मंजिल है हमें उसकी तरफ नहीं लेके जा रही है। तो फेलियर कुछ नहीं होता। मुस्तकबिल में अगर डर भी लग रहा है तो हमें यही होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं या मैं कहीं फंस ना जाऊं। तो जब हम पहले से ही अपने बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं, या पहले से ही हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको हम ये सजेशन दे देते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो जो हमारी बॉडी है वो वैसे ही रिएक्ट करने लग जाती है। तो हमें अपने आप को पॉजिटिवली सोचना है, हमें अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देना है, हमें तैयारी करके जाना है। अगर हमें लगता है कि एंजाइटी हो रही है और कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो काम जो मैं करने चाह रहा था मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं उसकी पहले से तैयारी कर लूँ और फिर तैयारी, और साथ में रिलैक्सेशन, जो मेरी पिछली वीडियो थी 2 दिन पहले की, उसमें आप देखिएगा मैंने रिलैक्सेशन का तरीका बताया था। अपने आप को पहले से रिलैक्स कर लें और पहले से पॉजिटिव सजेशंस जो हैं वो दें। और मेडिसिन्स का जहाँ तक अदनान नियाज़ी साहब आप बात है, सम टाइम हमारा जो केमिकल लेवल है ब्रेन का चेंज हो जाता है, जिसको सेटल करने के लिए हमें मेडिसिन्स जो हैं वो देनी पड़ती है। और अगर आप कुछ काफ़ी टाइम से मेडिसिन्स ले रहे हैं तो ख़ुद से उसको आप ना छोड़ें, आप डॉक्टर से रजू करें, और जब वो आपको सजेस्ट करें तब आप उन दवाइयों को छोड़ें। और सम टाइम जब हम लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी लेते हैं प्रॉपर, उसमें डिफरेंट सेशंस होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ, तकरीबन 3 मंथ्स मिनिमम हमारे जो साइकोथेरेपी के सेशंस हैं वो होते हैं तकरीबन 12 से 15 के करीब, जो हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं। अगर आप उसमें आ जाते हैं थेरेपी के लिए तो उसमें ये होता है कि काफ़ी हद तक जो एंजाइटी है वो उसके सिम्टम्स रिमिट हो जाते हैं, और आपकी मेडिसिन जो है ग्रेजुअली टेपर ऑफ हो जाती हैं। फिर आप अपने डॉक्टर से रजू करते हैं, वो बताता है कि आप ग्रेजुअली अपनी मेडिसिन को टेपर ऑफ जो है वो कर दें। लेकिन जिस तरह से दूसरे मर्ज़ होते हैं जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है या और इस तरह के मर्ज़ हैं जिनमें हमें आपको दवाइयाँ लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती हैं, तो इसी तरह से साइकोलॉजिकल जो कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि मेजर डिप्रेशन है या जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स है या और इस तरह के शिज़ोफ्रीनिया है, उन बीमारी के, या बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो इनमें मेडिसिन जो हैं जब डॉक्टर सजेस्ट करता है तो हमें लेनी होती हैं, और ये हमारी बेहतरी के लिए है। अगर आप मेडिसिन लेंगे, और अब अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं होते हैं, अगर आप वो लेंगे तो आपकी फंक्शनिंग जो है वो ठीक रहेगी, बहाल रहेगी, और आप अपने काम काज जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो डिप्रेशन जो है ये एक हकीकत है और क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, और ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। इसमें प्रॉपर अगर आप डॉक्टर के मशवरे पे अमल करेंगे, प्रॉपर मेडिसिन भी लेंगे और साइकोथेरेपी भी करवाएंगे, तो इससे आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। ओवरकम नेगेटिव थिंकिंग बट ऑल इन वेन। मैं जितना ओवरकम करने की कोशिश करती हूँ उतना और ज़्यादा नेगेटिव थॉट आती है। आप अफीफ़ा, मैं चाहूँगी कि आप मैं भी नंबर्स वगैरह भी कुछ शेयर कर दूँगी, या आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा तो मैं आपको किसी साइकोथेरेपी के लिए रेफ़र करूँगी, ताकि प्रॉपर आप जो है ऑनलाइन सेशंस आप लें। सम टाइम हम कोशिश करते हैं हल करने की, हम खुद नहीं कर पाते हैं,
तो ऐसी कंडीशन में हम जो है सेशंस ले लेते हैं ताकि हमें फ़ायदा हो और हम अपनी आगे आने वाली जो लाइफ है हम उसे बेहतर बना सकें। अच्छा, कुछ ये भी होता है जैसे अभी आपने कहा कि कैन नॉट डू, ये भी एक नेगेटिव थॉट हमारी है कि हम समटाइम कोशिश करते हैं कुछ काम करने की लेकिन हम कर नहीं पाते। अगर हम ये समझें कि आई कैन डू इट, यानी मैं ये समझूं कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैं कर सकती हूँ। तो अभी जो मैंने तरीके बताए हैं उसको करके देखिए, अपने बिहेवियर को चेंज करें, अपना बिहेवियर जो है डिस्कस करें अपने थेरेपिस्ट के साथ, तो आप यकीनी तौर पे इसको ओवरकम जो है कर सकेंगे इसे। ऐसा कब होता है जब हम रोना चाहें और नहीं रो पाएँ? अच्छा, ये जो आपने लिखा है ऐसा कब होता है हम रोना चाहें रो नहीं पाएँ। देखिए, सम टाइम ऐसा होता है हमारा दिल चाह रहा होता है रोने को लेकिन हमारे आंसू नहीं निकल रहे होते, यानी अंदर इसका मतलब है डीप रूटेड कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात है जो हमें बुरी लगी है। तो उसमें बेहतर ये होता है आप शेयर कर लें अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आप इंटरनल सोच रहे हैं, आप अपने थेरेपिस्ट के साथ उसको शेयर कर लें। जो आपका जो करीबी घर में कोई दोस्त है उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। अपनी फैमिली मेम्बर में जिससे आप क्लोज हैं उसके साथ जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव थिंकिंग पीछे होती है या कोई ऐसा दुख होता है या ऐसी बात होती है जो हमें बुरी लगी होती है, लेकिन हम उसको उस वक्त जब वो बुरी लगी थी हम रिप्रेस कर देते हैं, यानी हम अनकॉन्शियसली उसको दबा देते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमें स्ट्रेस कॉज कर रही होती है और हम समझते हैं कि शायद हमें रोना नहीं चाहिए, लेकिन रोने में कोई हर्ज नहीं है। कोई ऐसी सम टाइम दिल हल्का हो जाता है अगर आप रो लेते हैं किसी के सामने और ये जान लेते हैं कि इट्स ओके। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा रोने को दिल चाहता है या हम फील कर रहे होते हैं उदास, लेकिन उसको ये भी जाने कि उसके पीछे क्या रीज़न क्या है और कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ हमेशा नहीं होती है, वो चीज़ें जो हैं वक्ती तौर पे होती हैं। हमारे जज्बे भी जो हैं उस वक्त होते हैं, सम टाइम वो चेंज हो जाते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो इट्स ओके अगर हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव भी है, इट्स ओके, हम उसे चेंज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा सम टाइम ये भी होता है कि हम दूसरे लोगों से भी सीखते हैं। और लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं हम उनसे भी बहुत कुछ लर्न करते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो अपनी मुश्किलात को किस तरह से ओवरकम कैसे करते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी मुश्किल गुजरी थी और उन लोगों ने किस तरह से ओवरकम किया था। तो हम अपने मॉडल्स लाइफ में कोई ना कोई ऐसे रोल मॉडल ज़रूर रखें। वो रोल मॉडल जो आपको लगता है कि आप उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई भी और ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप सीख के ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर उन्होंने उस चीज़ को ओवरकम कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो यकीनी तौर पर आप भी कर सकते हैं। मुझे अभी एक याद आ रहा था, मेरे पास एक क्लाइंट आती थी, काफ़ी ज़्यादा उनकी डिफ़िकल्ट जो है लाइफ थी, वो डिप्रेशन के साथ ही आई थी, थोड़ा एंजाइटी का भी उनको सिम्टम्स होते थे। और मदर उनकी उस पर मदर जो है बेड रिडन उनकी मदर थी, वो खुद ही उनको देखती थी और साथ में वो अपनी पढ़ाई भी करती थी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। यानी थेरेपी से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, उन्होंने अपने आप को चेंज किया। और साथ में ये भी मैं समझती हूँ कि सम टाइम जब डिप्रेशन होता है तो उसमें एक सिम्टम ये भी होता है जिसमें हम हेल्पलेस फील करते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, और हम होपलेस भी फील करने लगते हैं। होपलेस का मतलब है कि हम उम्मीद छोड़ देते हैं। वो उम्मीद हमें लगता नहीं कि हमारे जो हालात हैं वो ठीक होंगे, हमें ये लगता नहीं है कि, या मरीज़ को ये नहीं लगता कि उसके हालात ठीक होंगे या वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, और वो समझता है कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है और मेरा कोई भी नहीं है। या जब वो ये थिंकिंग आ जाती है जो होपलेसनेस को करती है, आगे लेके जा रही होती है, तो ये थिंकिंग डिप्रेशन को कॉज करती है। और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम अल्लाह की जो ज़ात है, हमारा क्रिएटर है जिसने हमें पैदा किया है, हम उससे मायूस हो जाते हैं। तो मायूसी जो है ये पार्ट है डिप्रेशन का, जो डिप्रेशन को लीड भी करता है। अगर हम मायूस हो जाएंगे, अल्लाह की ज़ात से जिसने हमें पैदा किया है वही आगे हमें रास्ते भी दिखाता है, वो हमें गाइड भी करता है। तो जो मेरा फेथ है अल्लाह पर, वो बहुत ज़्यादा हमें आगे पुश करता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए।
तो डिप्रेशन से निकलने के लिए हमें अपने आप को स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग करना है। हमें जिस तरह से हमें फिज़िकली अपना ट्रीटमेंट कराना है, दवा लेनी है, साइकोलॉजिकली हमें अपना ख्याल रखना है, पॉजिटिव सोचना है, अपनी नींद ठीक करनी है, अपना खाना पीना जो है वो रूटीन ठीक करनी है, लोगों से ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं। इसी तरह से हमें स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग होना है। स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें अपने जो जिसने हमें पैदा किया, हमारा क्रिएटर है, अल्लाह है, उसके साथ हमें अपना कनेक्शन जो है वो हमें मजबूत करना है। हमें यकीन रखना है, हमें फेथ रखना है कि वो जब कोई मुश्किल देता है तो हमें उस मुश्किल से वो निकालता भी है। और यकीनी तौर पे जो हमारे पास लोग आए वो जो ठीक होके गए हैं, उन्होंने इन्हीं चारों डोमेन्स में काम किया और वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। तो आप भी देखें कि क्या ज़िंदगी में ऐसा है कि आप कभी ऐसा होता है कि आपने लूज़ कर दिया हो फेथ, या आप नाउम्मीद हुए हों, या आप हेल्पलेस हुए हों, तो उस चीज़ को मजबूत करें। ज़िंदगी में कभी भी होप मत छोड़ें, क्योंकि हमेशा चीज़ें जो हैं लाइफ के अंदर, इस दुनिया के अंदर, सब टेम्प्रेरी हैं और टेम्प्रेरी हैं और ये ख़त्म हो जाती हैं। जैसे दिन ख़त्म होता है तो अगली सुबह आ जाती है और अगले दिन के लिए हम अपने कोई ना कोई पॉइंट्स जो हैं बना के रखे होते हैं। तो इसी तरह से ज़िंदगी के अंदर आप भी अपना पर्पस बनाएं। जैसे अभी किसी ने लिखा था कि सुबह होती है, शाम होती है और फिर ख़त्म हो जाता है दिन। तो अपना पर्पस बनाइए। पर्पस ऑफ लाइफ अगर आपका कोई ना कोई होगा, मकसद कोई ना कोई होगा, तो वो आपको दिली जो है खुशी देगा और आपको अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर लगने लगेगी। और इसके साथ साथ सब्र और शुक्र जो है, इसको भी अपनी लाइफ के अंदर जो है वो शामिल कर लें। जब हम चीज़ों के बारे में सब्र करते हैं, वेट करते हैं और जो चीज़ हमारे पास है उसको काउंट करते हैं और उन पे शुक्र करना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि हम बाकी और बहुत से लोगों से बेहतर हैं, हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर गुजर रही है। तो ग्रैटिट्यूड जो है ये बहुत हेल्प आउट करता है आपको डिप्रेशन से निकालने में। तो आज आप देखिए कि आपके पास क्या क्या ऐसा है जो पहले नहीं था, या आपके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी नेमतें हैं जो कि अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। हज़ारों तरह की, आप देखें कि दुनिया के अंदर हज़ारों तरह के मौसम हैं, हज़ारों तरह के फल हैं, बहुत से तरह के फ्लावर्स हैं, रंग हैं, लोग हैं, ज़ुबानें हैं, बहुत कुछ है। तो इसका मतलब है कि इंसान के पास अगर एक चीज़ नहीं है तो कोई दूसरी चीज़ उसके पास आ जाएगी, या अगर एक चीज़ उससे छिन गई है या चली गई है तो उसके बदले में कुछ और आ जाएगा। तो ये जो थिंकिंग है कि अपने आप को आपने हम्बल रखना है, अपने आप को शुक्र करते रहना है और अपने पास, आपके पास जो नेमतें हैं उसको काउंट करना शुरू करना है। जब आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे तो यकीन करें कि आपकी जो लाइफ है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। तो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव हमें करना है, हमें रियलिस्टिक करना है। रियलिस्टिक का मतलब है कि जो अभी जो कुछ हो रहा है हमें उसे देखना है कि मैं जो मेरे रिसोर्सेज हैं, मेरे इंटरनल रिसोर्सेज और मेरे एक्सटर्नल रिसोर्सेज, उनको देखते हुए मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकती हूँ। इंटरनल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि मेरे पास तालीम है, मेरे पास अच्छी सेहत है, मेरे पास अच्छा जहन है, या मेरे पास फैमिली है, या मेरे पास जो भी मैंने सीखा है, पढ़ा है, इल्म है, हुनर है, उसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, या मेरी फैमिली के साथ मैं कैसे जो है ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे बना सकता हूँ, उनका ख्याल कैसे रख सकता हूँ, जो घर की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मैं कैसे अदा कर सकता हूँ, या मैं अगर ऑफिस जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, तो मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से बेहतर कर सकती हूँ। जब मैं अपना फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करना शुरू कर देती हूँ तो मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो आ जाता है। मुझे लगता है कि जो काम मुझे सौंपा गया था वो मैंने अच्छे तरीके से कर लिया, मैंने अपनी फुल मेहनत कर दी, मैंने अपना पूरा दे दिया। तो अब जो नतीजा यकीनी तौर पर अल्लाह ताला जो है उसका मुझे अच्छा ही देगा। जब अच्छा आप गुमान रखते हैं, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद भी रखते हैं और अपनी फुल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो पूरी करते हैं, तो आपकी लाइफ में जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाती है, हैप्पीनेस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी के अंदर जो है पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। जब हम ये समझते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं हर वक्त शिकायतें कर रहा हूँ ना। शिकायतें करना, कुछ भी ना करना, ये नेगेटिव थिंकिंग को कॉज करता है। अगर नेगेटिव थिंकिंग होगी तो ऑटोमेटिकली मेरा जो बिहेवियर है वो भी मुझे नेगेटिव या विड्रॉल की तरफ ले जाएगा। विड्रॉल का मतलब है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँगा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेला बैठ जाऊँगा, और जब ये नौबत आएगी तो यकीनी तौर पर फिर मैं उसके बाद डेफिनेटली मैं पॉजिटिव कैसे होऊंगा। जब मैं शिकायतें कर रहा हूँ या मैं कोई भी काम जो है वो नहीं कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली फिर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए अपने ग्रेटिट्यूड को हमें बेहतर करना है, हमें अपनी थिंकिंग को हमें तब्दील करना है। जो चीज़ें मेरे पास हैं उसको मुझे शेड्यूल करना है,
और बेहतर करना है। और इसके साथ साथ हमें अप्रिशिएट भी करना है। जब कोई भी काम कंप्लीट हो जाए, आप अपने आप को भी अप्रिशिएट करें, और जिनके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं आप उन लोगों को भी अप्रिशिएट जो है करना स्टार्ट हो, ताकि एक पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है अब वो जनरेट जो है होना शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ पे 2-3 सवाल हैं, मैं वो ले लेती हूँ। आई एम ऑल्सो डूइंग BS साइकोलॉजी। ओके, गुड। आई यूज टू टेक पेंटोजिन M Paraxin. These days I am not taking. My doctor is out of country since long. Please share any good doctor. Okay. यहाँ पर हमारी टीम है, मैं उनसे कहूँगी कि यहाँ पर जो मैंने आपको नंबर्स दिए थे, जो ऑनलाइन डॉक्टर इमरान सादिक हैं, ये ऑनलाइन सर्विस जो है ये व्हाट्सएप पे दे रहे हैं। इनका नंबर मैं दोहरा देती हूँ, आप नोट कर लें अदनान, ताकि आप इनसे अपनी मेडिसिन जो है शेयर कर लीजिएगा। 031270293330। ये रात को 8 से 9 बजे जो है अवेलेबल होते हैं। रात को 8 से 9 बजे आप इनको व्हाट्सएप पे आप इनसे बात कर लें, मैसेज कर लें, और अपनी दवाइयाँ या जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर लें, ताकि वो आपको ऑनलाइन सर्विस जो है वो दे सकें और गाइड कर सकें। ओके मैम, वाई ICP इज़ नॉट डूइंग ऑनलाइन क्लासेस? अच्छा, अभी ICP में ऑनलाइन क्लासेस अभी नहीं हो रही हैं। ये इंशाल्लाह ऑनलाइन सिस्टम जो है यूनिवर्सिटी जब हमें प्रोवाइड करेगी तो ये क्लासेस जो हैं, कुछ क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। क्योंकि सारी क्लासेस जो हैं ये ऑनलाइन करना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो ट्रेनिंग से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें इंटरेक्टिव जो है सेशंस ज़रूरी है। तो कुछ क्लासेस जो थ्योरी से रिलेटेड हैं वो इंशाल्लाह हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, अच्छा अभी हमारे पास थोड़ा सा और टाइम है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में किस तरह से हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो उसमें एक तो ये है कि हम अपनी शेड्यूलिंग कर लें, हम अपने टाइम को भी मैनेज कर लें। सम टाइम ये होता है कि हम अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे होते हैं। हम अपना बहुत सारा टाइम जो है, या हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम अपना बहुत सारा टाइम जो है हम वेस्ट कर देते हैं इधर उधर उन कामों में जो कि इतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। और जब हमारी डेडलाइन करीब आती है, जो काम हमें करना होता है, जो हमें टास्क दिया गया होता है, उस वक्त हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और फिर हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। और वो फ्रस्ट्रेशन ग्रेजुअली जमा होने के बाद हमें डिप्रेशन की तरफ या एंजाइटी की तरफ जो है वो ले जाती है। तो टाइम जो है वो मैनेज करने के लिए अगर हम मैनेज कर लेंगे तो हम बहुत से और जो स्ट्रेस है, एंजाइटी या डिप्रेशन, हम उनसे बच जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक जो है अलग से भी इसकी डिफरेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसमें ये बता दूं कि इसमें आप ये देखें कि प्रायोरिटी जो सेटिंग्स हैं वो करना शुरू करें। प्रायोरिटी का मतलब ये कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़्यादा उसके लिए अर्जेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो उस वक्त उसके लिए लेस अर्जेंट और लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप ये देखिए कि कौन से काम ऐसे हैं जो अभी इस वक्त मोस्ट अर्जेंट हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। उसके बाद जो आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है और जो इतना अर्जेंट नहीं है, उस काम इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उस वाले काम को आप थोड़ा सा आगे ले जाइए, लेकिन उसके स्टेप्स बना लें, या उसको आप थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट गोल्स के अंदर शामिल करके थोड़ा थोड़ा सा करना शुरू हो जाएं, ताकि अगले हफ्ते में अगर आपको वो काम करके देना है तो आप उस आधे से ज़्यादा वो काम थोड़ा थोड़ा करके कर चुके हों। और जब आपकी नेक्स्ट वीक में वो काम क्योंकि वो काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जब उस काम करने की बारी आपकी आए तो आप वो काम आधे से ज़्यादा कर चुके हों, और जब उसकी टर्न आए तो वो काम कंप्लीट करके फिर आप यानी उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि जब वो डेडलाइन करीब आ जाएगी तो वो काम जो इम्पॉर्टेंट था लेकिन उस वक्त अर्जेंट नहीं था, चूँकि अब डेडलाइन करीब आ गई तो अब वो मोस्ट अर्जेंट हो जाएगा। तो हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो हमें बना लेनी है। तो अभी भी हम लोग जो हैं घरों के अंदर हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और बहुत से टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों से अपने जॉब पे जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ के वो काम कर रहे हैं। तो वो इसी तरह से चीज़ों को प्लान आउट जो है वो करके चलें। और जो घरों में ख़वातीन हैं, और बहुत सी मैंने देखा है कि मेड्स, मेरी मेड भी नहीं आ रही है तो मैं भी इसीलिए अपने घर के काम का सारे आजकल मैं खुद ही कर रही हूँ।
और थोड़ा सा टाइम मैं ऑनलाइन के लिए शुरू में मैं नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि मुझे घर के काम करने की उस तरह से, जैसे पहले ज़माने में जब मैं जॉब नहीं करती थी मुझे आदत थी, तो मुझे आदत नहीं थी, तो मुझे मुश्किल हुई करने में। ज़ाहिर है थकावट ज़्यादा हो रही थी और बैक एक बीच में फिर हो गया काम करने से, सफाई करने से ख़ास तौर पे। तो शुरू में ऐसा हुआ, लेकिन अब फिर मैंने उसको मैनेज कर लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट काम डिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दिया। एक दिन मैं कर लेती हूँ सफाई, वो 2 दिन चल जाती है। जब आप खुद सफाई करते हैं तो आपको पता होता है कि कचरा कहाँ पे है, किस तरह से निकाल, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है और किस तरह से आपने करना है। जब पूरा मेट्स पे छोड़ देते हैं तो आपको नहीं पता होता, तो आप ज़्यादा अच्छा मैनेज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों की देखभाल भी करते हैं, सफाई भी करते हैं, आपका फ्रिज भी साफ़ रहता है, आप अपने कुकिंग भी अपने लिहाज से देखभाल के आप बना रहे होते हैं, तो काम मैनेज बिल्कुल हो जाता है। शुरू में डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन बाद में इजीली वो मैनेज हो जाता है। तो इसी तरह से टाइम को जो है प्रॉपरली मैनेज कीजिए, क्योंकि ये अभी हमें नहीं पता कितना अरसा ये चलेगा और किस तरह से हम आगे ज़िंदगी में हमारी वैक्सीन कब आएगी और कब हम जो है यानी एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और इन चीज़ों को बचाए, और हम फॉलो करते रहें जो डॉक्टर ने हमें हदायत दी हैं, या जो गवर्नमेंट हमें कहती है, हम उसे फॉलो करें। और साथ साथ हम अपने मोहतात रहते हुए हम अपने कामकाज भी निपटाएं और अपनी लाइफ को जो है प्रोडक्टिव जिस तरह से भी हम बना सकते हैं, हम जो है उसको प्रोडक्टिव जो है वो बनाएं। अभी जैसे ऑनलाइन हमने सिलसिला शुरू किया है, तो ये डेफिनेटली पहले हम ऑफिस में हम सर्विसेज दे रहे थे, हम इंस्टीट्यूट खुला हुआ था, फिज़िकली लोग आ रहे थे, तो हम वहाँ पर उस तरह से दे रहे थे। लेकिन अब ज़ाहिर है हम नहीं जब दे पा रहे, शुरू में हमें सेटल होने में ख़ुद टाइम लग गया। लेकिन अब बहुत से साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जो उन्होंने लिंक्स मैंने शेयर किए थे पिछली वीडियो में भी, आज भी मैं कर दूंगी, जो काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज हैं, वो हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अमन टेली हेल्थ के साथ मिलके जो है काउंसलिंग सर्विसेज जो हैं वो दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, राशिद लतीफ़ के साथ, और दूसरी जो वेबसाइट्स हैं टेली हेल्थ जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनके साथ मिलकर जो है ये सर्विसेज दे रहे हैं। हम अपनी भी टेली जो हेल्थ है, हमारी बातचीत चल रही है, तो जैसे ही वो हमें मिल जाती है तो हम भी इंस्टीट्यूट की तरफ से भी अलहदा से भी हम सर्विसेज जो हैं वो इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इसको अभी देखते हुए जितना भी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं वो बनाइए और अपनी लाइफ को और अच्छा करें। अच्छा, इसमें मैं एक और मेरे पास फॉर्म था जो मैं शेयर करना चाह रही थी। इसमें यानी सम टाइम ये होता है कि हम जब कोई काम करने जाते हैं या हम अपने गोल्स बनाते हैं आने वाली लाइफ के बारे में, तो हम ये देखते हैं कि जब मैंने ये काम कर लिया तो क्या सेटबैक हो सकता है, या मेरा अगर कोई रिस्पांस होगा तो क्या होगा, या मैं अगर कोई काम करने जा रही हूँ या मैंने कोई टेक्निक अप्लाई की है तो अगर वो काम नहीं करेगी तो क्या होगा। तो आप देखिए कि किस तरह से अनहेल्पफुल रिस्पांस आपका हो सकता है, यानी ऐसा रिस्पांस जो कि आपको हेल्प ना करे डिप्रेशन से निकलने में, वो नोट कर लें। आप सोच लें कि अगर मैं इस तरह से करूँगी तो क्या होगा, या मैं ऐसे ही रोती रहूँगी, या मैं ऐसे ही नेगेटिव थिंकिंग के साथ रहूँगी, या मैं टाइम पे नहीं सोऊंगी, तो क्या मेरी हेल्थ को क्या नुकसान हो सकता है। और अगर मैं अपने आप को चेंज कर लेती हूँ, पॉजिटिव सोचना शुरू करती हूँ, या मैं लेट गो करना शुरू करती हूँ, अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है मैं उसको माफ़ कर देती हूँ या मैं छोड़ देती हूँ उस चीज़ को, तो मेरे साथ मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, या मेरी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ जाएगी। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो है प्रोज़ एंड कॉन्स देखते हैं, या हम प्रोज़ एंड कॉन्स बना लेते हैं। प्रोज़ एंड कॉन का मतलब ये है कि मैं कोई भी काम जब करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि उसका मुझे फ़ायदा कितना होगा, और मैं साथ में ये भी देखती हूँ कि उसका नुकसान कितना होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है मुझे देखनी है। तो आप जब आपको लगता है कि आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो आप ये देखिए, या कोई काम करने के लिए आप सोचते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो आप ये देखें कि जब ये काम मैं करूंगी तो मुझे कितना फ़ायदा होगा, और जब मैं ये काम नहीं करूंगी तो मुझे कितना जो है फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो जिसका वेट ज़्यादा है आप उस चीज़ की तरफ जाइए, और चीज़ों को एनालिसिस ज़रूर करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले जो है आप एनालिसिस करें, और कि ये कितना मेरे लिए या मेरी सोसाइटी के लिए, या जो मेरे इर्द गिर्द मेरी फैमिली है, या जो जहाँ पे मैं काम करती हूँ या करता हूँ, वहाँ के लिए ये जो मेरा डिसीजन है किस हद तक फ़ायदा जो है वो दे सकता है। और उसमें जो आपके साथ और आपके कुलीग्स हैं, आपके बड़े हैं, अब उनसे भी मशवरा जो है वो भी करें, ताकि आप जो है अच्छा फ़ैसला जो है वो कर सकें।
और आपके जो थॉट्स हैं उसके साथ भी आप इस तरह से प्रोज एंड कॉन्स बना सकते हैं। आप ये देखें कि आपकी जो थॉट है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, या आपको गुस्सा किसी पे आ रहा है तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। क्या आपका गुस्सा छोड़ देना या आपको अपने आप को पॉजिटिव सोचना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या गुस्सा करते रहना या किसी के बारे में बुरा ही सोचते रहना उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, या उस चीज़ को भुला देना या माफ़ कर देने में फ़ायदा है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम चीज़ों को दिल में रखते हैं और हम माफ़ नहीं करते हैं, हम लेट गो नहीं करते हैं। मुश्किल है बहुत। किसी ने आपके साथ बुरा किया हो तो बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको माफ़ कर दें, लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करते हैं तो ये चीज़ आपके अपने लिए नुकसानदेह होती है। आप कंटिन्यूसली इन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और वो नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर ही अंदर आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपका बिहेवियर जो है वो इफ़ेक्ट होने लग जाता है। तो आप ज़रूर सोचिए उस बारे में कि माजी में क्या ऐसा हुआ, आपके अंदर क्या ऐसी नेगेटिव फीलिंग है जिसको आप छोड़ नहीं रहे। उसको डिस्कस करें किसी करीबी के साथ या साइकोलॉजिस्ट जिनके नंबर्स मैंने आपको दिए हैं। आप वहाँ पर अगर सेशन लेना चाहते हैं आप वहाँ पे कॉल कीजिए और सेशंस लीजिए और अपने आप को जो है तब्दील करें। तब्दीली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने आप को चेंज करने का इरादा कर लेते हैं, हम समझते हैं कि हम पॉजिटिव हो जाएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो यकीनी तौर पर हम उसे कर पाते हैं। जब तक हम इरादा नहीं करते और हम सोचते नहीं हैं, हम कल पे बात डाले रहते हैं, तो तब्दीली और चेंज नहीं आता है। लेकिन जब हम सोच लेते हैं कि हमें ये काम करना है और आज से ही करना है, कल पे नहीं डालना है, तो आज से ही उस चीज़ के बारे में सोचिए, स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए। इसी तरह से आप अपने चीज़ों को जो है वो ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। और अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन के जो सिम्टम, जो अलामात, जैसे कि उदासी होना, प्लेजर ना महसूस करना, नींद का ना आना, वज़न कम या ज़्यादा होना, या नींद कम या ज़्यादा होना, या ऐसे ख्यालात आना कि आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, या कुछ और ऐसे ख्यालात आना जिसमें आपको लगे कि आप काम काज पे तवज्जो नहीं है और उसकी वजह से आपके जो काम काज हैं, आपकी सोशल फंक्शनिंग है, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, वो अगर डिस्टर्ब हो रही है, काम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, 2 हफ्ते तक अगर ऐसे सिम्टम्स रहते हैं, तो फिर आप जो है काउंसलिंग के लिए आप ज़रूर डॉक्टर से रजू करें। आप डॉक्टर साइकेट्रिस्ट को भी दिखाएं, ताकि अगर मेडिसिन्स की ज़रूरत है तो आपको जो है मेडिसिन्स भी मिलें और आपकी जो है प्रॉपर जो है चेंजेस आ सकें और हीलिंग आ सके। और ये जो अभी आइसोलेशन में हम रह रहे हैं और घरों के अंदर रह रहे हैं, और उसके अंदर अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये घर में रहने की वजह से, हम घर पे क्यों रह रहे हैं, हम बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, तो घर के अंदर ही अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत हमारे पास जगह होती है जहाँ पर हम कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं या हम वॉक कर सकते हैं। तो अपना कोई ना कोई टाइम ऐसा ज़रूर निकालें जिसमें आप एक्सरसाइज और वॉक करें, या कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। साथ में कोई ऐसे फैमिली के साथ या बच्चों के साथ बातचीत करें, या कुछ ऐसे गेम्स वगैरह आप शेयर कर सकते हैं। कुछ पेंडिंग काम आपके पड़े हुए थे, आप वो देखिए कि वो कौन से ऐसे काम है जो आप करना चाह रहे थे लेकिन वो हुए नहीं या करे नहीं आपने, तो उनको निकालिए, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप बिज़ी रखें। जितना बिज़ी रखेंगे आप उतना ज़्यादा जो है इमोशनली स्टेबल रहेंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। और इसके साथ साथ कोई ना कोई, जैसे अगर आपके फ्रेंड्स होते हैं या फेसबुक पे या टेलीफोन पे बात जिन लोगों से की जा सकती है, आप उनसे बात कीजिए, ताकि एक सोशल, चूँकि फ़िज़िकली हम ठीक है, हम जा नहीं पा रहे बाहर, हम मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टेलीफोन पे तो हम बात कर सकते हैं। तो वो कनेक्शन जो है कम्युनिकेशन का, आप वो रखिए, ताकि जो घर के अंदर रहते हुए कभी हमें डिप्रेशन का एहसास होता है, हम उसको ओवरकम जो है हम वो कर सकें। और इसके अलावा जो है अब रमज़ान आने वाला है। रमज़ान में जो है रोज़ा जो है, ज़ाहिर है हमें सबको अच्छा लगता है कि हम रमज़ान की, हमारी अपनी एक रूटीन होती है, हम अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, हम रोज़ा भी रखते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से आप अपनी रूटीन किस तरह से बनाते हैं, कुछ ना कुछ अपने उसमें शामिल रखिए, एक्टिविटीज़ को भी, प्लस जो आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको भी, और जो आपकी कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं, रीडिंग हो सकती है उसके अंदर, आप उनको भी शामिल रखें। लेक्चर्स जो हैं हम रखेंगे कल, जो मेरी कुलीग हैं डॉक्टर हिना इमरान, वो लेक्चर, उनका लेक्चर होगा कल, एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। और डॉक्टर हिना इमरान जो है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो हमारा बच्चों का यूनिट है, जो रिहैबिलिटेशन यूनिट है, उसकी इंचार्ज हैं। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो भी लेक्चर्स रखें,
तकरीबन 4 बजे है कल। और परसों जो है डॉक्टर सोबिया आफ्ताब, वो भी हमारी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हमारी लाइब्रेरी की इंचार्ज हैं और सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। डॉक्टर हिना भी, डॉक्टर सोबिया भी, और सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर भी हैं, और ये लोग ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड भी इनके एक्सपीरियंसेस हैं। तो हमारी अपनी एक टीम है जो हम मुख्तलिफ डोमेन में हम जो ट्रेनिंग्स भी हम करते रहते हैं डिफरेंट जगहों पे, और इस तरह से अब हमने ऑनलाइन का सेशन भी हमने स्टार्ट किए हैं। तो कल डॉक्टर हिना इमरान का 4 बजे सेशन होगा, वो एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और परसों जो फ्राइडे है, फ्राइडे को 4 बजे डॉक्टर सोबिया का जो है वो एक सेशन है, और वो उसका टॉपिक जो है वो एंजाइटी एंड इट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो अगर कोई बात जो मेरी अभी पूरी नहीं हो पाई या समझ नहीं आई किसी को, एंजाइटी से रिलेटेड कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि उस पर करें, तो वो टॉपिक जो है फ्राइडे को कवर होगा। तो आप लोग कल 4 बजे और फ्राइडे 4 बजे यकीनी तौर पे फ़ायदा उठा सकेंगे। और इसके अलावा रमज़ान में भी हमने सोचा है कि हम 3 बजे से 4 बजे का हम टाइम रखें, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये 3 दिन हम तीनों जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, और इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मैं ये समझती हूँ कि यानी मेरी किसी बात से अगर आपको कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए आप बाकी लोगों के साथ, ताकि और लोग जो घरों में बैठे हैं उनको भी फ़ायदा हो सके और अपनी वो ज़िंदगी के अंदर जो है वो आगे बढ़ सकें। और आप लोग घरों में रहें, सेहतमंद रहें, जो भी कामकाज प्रोडक्टिवली कर सकते हैं घर पे रहते हुए वो आप करें। और मेरी दुआ है कि आप सब महफूज रहें और इस बीमारी के साथ जो है प्रॉपर तरीके से फ़ाइट कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और जो स्टूडेंट्स अभी जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो यकीनी तौर पे आप लोग भी, मैं समझती हूँ कि कहीं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं अभी सेशंस आप ले रहे होंगे या ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे होंगे। तो अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे, और आगे जो कुछ आज आपने सीखा है, तो मैं ये समझती हूँ कि अब हमारे मुल्क को देने की टर्न है, ज़रूरत है। तो जिस तरह से पास्ट में हमने मुख्तलिफ मुश्किलात जब आई थी तो हमने काम किया, ज़िंदगी में आगे बढ़े, और हमने कहीं ना कहीं हमने लोगों को सिखाया या जो हमने सीखा है उसको हमने ट्रांसफ़र किया है। तो अभी भी जो आप लोग जो भी कुछ लर्न करें उसको आगे ज़रूर ट्रांसफ़र करें, ताकि दूसरे लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचे और वो भी अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो बहाल रख सकें। मेंटल हेल्थ अगर है तो बाकी सब कुछ भी बेहतर रहता है। आप बेहतर तरीके से अपने फ़िज़िकली जो काम काज हैं आप वो भी कर पाते हैं, अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो अंजाम दे पाते हैं। और आप जब खुश रहते हैं तो आप अपने मुश्किलात का मुकाबला भी इजीली जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो है आप मुश्किलात का मुकाबला करते हैं और ज़िंदगी में जो है वो आगे बढ़ते हैं। और दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहें, उनकी भी मदद करते रहें। जो हमें अभी यानी हमें पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं या जो डेली वेजेस पे कमा रहे थे, तो उनकी भी साथ साथ जिस हद तक भी आप मदद कर सकते हैं, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, उनकी भी जिस हद तक भी मदद कर सकते हैं वो कीजिए, ताकि आप भी खुश रहें और बाकी लोगों की लाइफ में भी ज़िंदगी चेंज आती रहे। नो हैम नहीं आ रहा, समझ नहीं आई। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया पेज को, और थैंक यू वेरी मच। अब इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी 4 बजे मेरे साथ, और कल डॉक्टर हिना के साथ प्रोग्राम है, और परसों जो है डॉक्टर सोबिया जो है वो प्रोग्राम करेंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।